हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त पिछले 70 दिन से ज़्यादा हो गए मुसलसल इजराइल फ़िलिस्तीन जंग पर हम मुख्तलिफ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। इसके अलावा अपडेट कर रहे हैं मुसलसल आपको खबरों के ज़रिए। लाइव प्रोग्राम जो रात में 9 बजे हर दिन मैं आपके साथ होता हूं, ताजा खबरें, आपके कमेंट्स और आपके सवालात। आज हम एक बार फिर सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब से बात कर रहे हैं और आप फॉरेन करस्पॉन्डेंट के तौर पर, वार करस्पॉन्डेंट के तौर पर बहुत से मुल्कों में कवरेज कर चुके हैं, बहुत नजदीक से ऐसे हालात को देखा है। आप इजराइल फिलिस्तीन का भी दौरा कर चुके हैं, वहां के भी हालात को अच्छी तरह से जानते हैं और इस पूरे इलाके पर अच्छी पैनी नजर रखते हैं। आज जिन इश्यूज पर हम बात करेंगे वो ये कि अमेरिका यूनाइटेड नेशन में कैसे तन्हा होता जा रहा है। वहां पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुल्कों की बढ़ती तादाद क्यों नजर आ रही है। इसके अलावा क्या ये जंग बंदी दोबारा हो पाएगी? क्या इजराइल को भी जंग बंदी की जरूरत है? दूसरी तरफ हमास बहुत मजबूती से लड़ने की बात कर रहा है, साथ साथ हूथियों ने, जो यमन के हूथी हैं, जिन्हें अब भी वेस्टर्न मीडिया उन्हें बागी और रिबल लिखता है, जिस तरह से हमास को टेररिस्ट लिखता है, लेकिन मेज पर जाकर के बात भी उन लोगों से की जा रही है। ये क्या है बदलता चेहरा दुनिया की सियासत का? क्या इतने मजबूर हो गए अमेरिका और इजराइल, बकौल उनके जो लोग टेररिस्ट हैं उनके साथ वो बैठने पर मजबूर हो गए बातचीत की? इन सब हालात पर बात करेंगे। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, शुक्रिया। आप बताइए कि 74वां दिन है आज जंग को और इसमें सिर्फ एक हफ्ते जंगबंदी रही। अब हालत ये हो गई कि एक अमरीकी को भी इजरायली फोर्सेस ने मारा, अपने 3 जो कैप्टिव्स थे हमास के हाथों वो एस्केप करके शर्ट उतार करके सफेद झंडा दिखा करके मदद मांग रहे थे हिब्रू जबान में, उन पर भी हमला कर दिया इजरायली फौजों ने। ये जो मानसिक स्थिति है, जो जहनी हालत है इजराइल की लीडरशिप की और इजराइल के फौजियों की, और ओवरऑल जंग को आप कैसे देख रहे हैं? आगे फिर हम सवालात करेंगे, आगे बातचीत बढ़ेगी। अभी तक जो जंग के हालात बन रहे हैं उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो काफी साफ है, जब वो 6 दिन में या 15 दिन में या 1 महीने में जंग नहीं खत्म कर पाए, तो इसराइल की पॉलिटिकल सिस्टम और उसका मिलिट्री सिस्टम, और जहां पर ये दोनों मिलते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम और मिलिट्री सिस्टम, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी जोर से चकनाचूर हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। उनकी जो पूरी जिस मिथ के ऊपर वो पिछले 50 साल से जी रहे थे कि हम इनविंसिबल हैं अरब देशों में, वो मिथ खत्म हो गई है। और उसके खत्म होते ही किसी भी फौज का, वही इसराइलियों का ही नहीं, किसी भी फौज का मनोबल बड़ी जोर से गिर सकता था, और उसके गिरते ही राजनीतिक मनोबल गिर रहा है, और इसके रेपरकशंस दुनिया के हर कैपिटल में देखे जा रहे हैं। मैं 2 कैपिटल्स की बात करता हूँ आपको, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। लंदन लंदन के अंदर एक तरीके से कैबिनेट के अंदर बगावत चल रही है। वहां पे जो कल्चरल मंत्री हैं वो यहूदी हैं, महिला है। उन्होंने एक लेख लिखा था कुछ दिन पहले, जिसमें अपने लोगों को उन्होंने एक तरीके से गाली दी है कि इंग्लैंड में भी जो यहूदियों के खिलाफ एक मोहर बनाया जा रहा है, जिस तरीके से सरकार का पैसा पुलिस के ऊपर खर्च किया जा रहा है ताकि वो पैलेस्टीनियन के हक में जो बड़ी से बड़ी रैलियां हो रही है उनके पे एक्शन ले या बंदोबस्त करे, वो पैसा यहूदियों के खिलाफ एक तरीके से गैर इंसाफी हो रही है। तो जब इंग्लैंड की कैबिनेट के अंदर ऐसे टेंशन आ रहे हैं, खुलेआम लंदन टाइम्स की, संडे टाइम्स के पेजेस पर जब ये लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, तो यकीनन बात है कि यूरोप के सफेद देशों के अंदर अब इजराइल के खिलाफ वो अंधभक्ति
जिसको हम लोग हिंदुस्तानी में कह सकते हैं, वो कुछ हद तक चरमरा गई है। अमेरिका में रैली हो रही है हर शहर में, कई जगह क्लैश भी हो रहे हैं, जो पैलेस्टीन सपोर्ट रैली है और जो पैलेस्टीन के खिलाफ रैली है, जो बहुत कम है मगर है तो सही। उनमें आपस में टकराव हो रहा है, टकराव की नौबत आ रही है। अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, जो उनका लोअर सदन है, की लोकसभा है, वहां पे साफ है। सीनेट में तो शुरू से साफ है। आज की तारीख में जब अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल आए हुए हैं, इसराइल के पे जब वो जा रहे हैं, वहां पे रैली हो रही है। महिलाएं कह रही हैं कि हमारे बच्चे जो कैप्टिव हैं, हमास से कैप्टिव करके उनको छुड़ाओ। यहाँ पे जो आप कह रहे थे कि जो भाग के भी आए थे, जो अपना कमीज उतार के सफेद झंडा दिखाते, इजराइल इतना अंधा हो गया था, उसके सोल्जर्स इतने डरे हुए हैं, इतने ट्रिगर हैप्पी हो गए हैं कि उन्होंने अपने लोगों के ऊपर गोली चला दी। आज की जो ताजा खबर है, जो मेरे और आपके लिए बड़ी दुखदायी खबर है, पत्रकार के खिलाफ, जो पत्रकार ने यहूदी नहीं फिलिस्तीनी बच्चों को जो अस्पताल में अटैक में मरने लगे थे, छोटे पैदा हुए बच्चे, 1 दिन के बच्चे, 2 दिन के बच्चे, जिनको इंक्यूबेटर्स में रखा जाता था, आपको पता था कैसे वो सिसक रहे थे, अटैक हुआ था। जो रिपोर्टर उसकी रिपोर्टिंग कर रहा था, इजरायलीज ने एक टारगेटेड असैसिनेशन अटेम्प्ट में उसको मारने की कोशिश की। अभी भी अभी 10 मिनट पहले है कि वो कमरे में स्ट्रेचर पे उसकी बॉडी पड़ी हुई है, ब्लीड कर रही है, जिंदा है ये नहीं है ये पता नहीं है। ये कितनी दुखदाई बात है। मगर दुख के अंदर भी एक बात तो साफ है कि फिलिस्तीनियों का मनोबल बहुत ऊंचा चढ़ता जा रहा है। यहूदी सरकार का और फौज का मनोबल कुछ हद तक झटके खा चुका है। अच्छा, अभी हाल ही में शिन बेट के फॉर्मर चीफ एलोन ने वो बातें कही हैं जिसमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो फिलिस्तीनी जिस तरह से बात कर रहे हैं। अपने अपने ही फौजियों के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी क्या हालत है। इसके अलावा हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया उसे जस्टिफाई किया। इसके अलावा अमेरिका में एक सर्वे हुआ जिसमें 50% से ज्यादा नौजवान हमास के उस एक्शन को सही और इजराइल से बेजारी और नफरत की बात कर रहे हैं। ये जो एक बड़ा नजरियाती शिफ्ट आया है दुनिया भर में पब्लिक ओपिनियन में, खासतौर पर जहां हमास को मुसलसल मीडिया टेररिस्ट कहता है, वहां के लोग उनके साथ हैं। ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये वो जो मीडिया जो प्रोपेगेंडा है वो भी काम नहीं कर रहा है? इस बात में थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, यूट्यूब पे अखबारों में पढ़ रहा हूँ, विदेशी अखबारों को इंटरनेट के ऊपर नहीं, कागज के हालत में लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहा हूँ, उससे बात साफ है कि इजराइल के खिलाफ यूरोप का सफेद लोगों का जो एक इंस्टिंक्टिव सा रुझाव था, इसलिए कह सकते हैं उसको, वो रुझाव कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक खत्म हो चुका है। अभी एंटी सेमिटिज्म नहीं है ये बात, ये यहूदियों के खिलाफ बात नहीं है, ये इजराइल की सरकार के खिलाफ है, जायनिज्म के खिलाफ है, इजरायली फौजी एक्शन के खिलाफ है। इजरायली जनता से तो किसी का क्या ले लेना है, उनके बच्चों से, उनकी औरतों से कोई नफरत की बात नहीं है। तो यहाँ पर इजरायली फौज, जायनिज्म, सरकार, नेतन्याहू के खिलाफ, जो यूरोप में, फिर से मैंने कहा अमेरिका में, जिसको आप कह सकते हैं बाइबल बेल्ट था, जो ये काले लोग नहीं है, ये स्पेनिश बोलने वाले लोग नहीं है, लैटिनो नहीं है, ये हिंदुस्तानी या अरब के लोग नहीं है, ये वो गोरे लोग हैं जिनको हम बाइबल बेल्ट के लोग कहते हैं। वो अब सड़कों पर आ रहे हैं, वो अब उनकी पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं, और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनकी है, वो जब बात कर रही है तो कुछ हद तक वो भी प्रेशर डाल रही है। बहुत जोर से प्रेशर पड़ रहा है कि बड़े दिन से पहले दोबारा शांति हो। 1 दिन की, 2 दिन की, हफ्ते की, 2 हफ्ते की जनरल गड़बड़ी एक की, या हमेशा के लिए सीज फायर के लिए बहुत जोर डाला जा रहा है। और मेरी भी थोड़ी सी हल्की सी उम्मीद बढ़ रही है कि बड़े दिन के पहले सीज फायर होगी।
अच्छा, सीज फायर होगी, होगा, और उसके नतीजे क्या होंगे, अभी उस पर बातचीत चल रही है। मोसाद के चीफ ने कतर के प्राइम मिनिस्टर, जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनसे और सीआईए के चीफ विलियम बर्न्स से मुलाकात की है। उसका नतीजा क्या होगा वो तो अभी हमें भी इंतजार है, आपको भी इंतजार है। बड़ी सब लोग बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है ये कि मोसाद खुलेआम अभी नेगोशिएशन कर रहा है दूसरे देशों के साथ। जी 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 जी, बिल्कुल। अच्छा, वैसे भी बीच में ये बात आ गई तो कहते चलें दर्शकों को कि अब नए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो दुनिया ने देखा है पिछले 8-10 साल में, कम से कम वो डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर से भी कहीं ज्यादा खुफिया डिपार्टमेंट के चीफ हो गए, जिसे नए जमाने में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहा जाता है। हमने देखा ईरान और सऊदी अरब के भी एनएसए ही मिले, अब कुवैत में जो मिले थे, यहाँ भी माफ कीजिएगा कतर में भी मिले थे ये सीआईए और इजराइल के एनएसए। तो ये नया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस शायद है। खुफिया एजेंसियों ने बहुत सी हुकूमतों को एक तरह से ओवर पावर कर लिया। अब जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये कि अमेरिका एक तरफ तो यूएनओ में इजराइल के साथ खड़ा है, साथ साथ वो ये कहने की भी कोशिश कर रहा है कि इजराइल को चाहिए कि आम लोगों का कत्ल ना हो, बड़ी जो बमबारी हो रही है वो रुक जाए, टारगेटेड किलिंग हो। इजराइल को ये सजेस्ट कर रहा है कि हमास के लीडर्स को टारगेट करके खत्म किया जाए। और इस बीच में सीज फायर की भी कहीं बातें हो रही हैं। इस सब को आप किस तरह से देख रहे हैं? इसे डुअल कहा जाए, तीन तरह का चेहरा कहा जाए, चार तरह का कहा जाए, क्या कुछ है? क्या आपस में तालमेल नहीं है, या बस यही है समझ में नहीं आ रहा बहुमुखी बहुमुखी रावण का दशानन चेहरा है ये। मगर कभी कभी हंसी भी आ जाती है क्योंकि हिस्ट्री गवाह है कि अमेरिका टारगेटेड किलिंग में कोई माहिर नहीं है। क्यूबा के फिदेल कास्ट्रो को मारने की उन्होंने कम से कम 45 कोशिशें की और नहीं मार पाए। और जब नॉर्थ अफ्रीका के लीडर्स, लीबिया के लीडर गद्दाफी वगैरह, उनके मारने की भी कोशिश की तो फेल ही रहा। अल्टीमेटली उनकी जो मौतें हुई वो फर्क सर्कमस्टांसेस में हुई है, वो अमेरिका के असैसिनेशन अटेम्प्ट से नहीं हुई है। हालांकि आज की तारीख में ये सारे देश, और मेरा ख्याल है अगर देखा जाए तो हमास भी, उनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है ड्रोन्स की और लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट्स की, के असैसिनेशन लॉन्ग डिस्टेंस टारगेटेड कोशिश तो कर सकते हैं। अब वो उस प्रेसिशन से, उस इंटेलिजेंस से, वो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, उसके अंदर हो सकता है कि नहीं, हो गया तीर लग गया तो तीर है, नहीं तो तुक्का है। वो जो बात है वो इसको मान के चलते हैं। मगर अमेरिका जैसी सरकार, लेजिटिमेट सरकार, डेमोक्रेटिक सरकार, वर्ल्ड लीडर, सबसे शक्तिशाली नेशन, किसी छोटे देश को एडवाइस कर रहा है कि आप दूसरे लोगों को, लीडरों को निशाना लगाइए, ये कुछ जेब की बात है। उनके लिए शर्म की बात भी होनी चाहिए। अब आपको कैसा लगता है जंग, चूंकि एक बात और खुल करके सामने आई है, 2 हफ्ते पहले अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने कहा कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, महीनों का टाइम नहीं है, इजराइल को कहा। और अब जो रिसेंट एनएसए की विजिट है जैक सुलिवन की, इजराइल की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम दोनों का, यानी इजराइल और अमेरिका का मानना है कि हमास को खत्म करने में महीनों लग सकते हैं। तो ये जो ट्विस्ट टर्न आ रहा है, इसको क्या वजह है और क्या कुछ कहने की कोशिश है? आपकी चैनल शुरू से ही कह रही है कि ये 6 दिन की लड़ाई नहीं है। घुसोगे हम फिलिस्तीन में, गाजा में, तो हर गली के लिए, हर कमरे के लिए लड़ाई होगी, है ना? और वो हो सकता हो ही नहीं है। आप कितनी भी बॉम्बिंग कर रहे हो, अस्पतालों की बॉम्बिंग कर रहे हो, रेफ्यूजी कैंप्स की बॉम्बिंग कर रहे हो, स्कूल और घरों की, सिविलियंस की बॉम्बिंग कर रहे हो, बावजूद इसके हर छत को तो नहीं आप धराशायी कर पा रहे हो इमीडिएटली। उसके लिए तो आपको 1 नहीं 10 एटम बम डालने पड़ेंगे। वो अगर आप करते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। मगर उससे कम में
तो लड़ाई 6 दिन में तो खत्म होने वाली नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई हमास की तारीफ नहीं कर रहे हैं हम ग्राउंड रियलिटी की तारीफ कर रहे हैं। और लोग जो वहां पे कर जैसे हमास अकेला होता तो आइसोलेट हो जाते वो, मगर हमास के साथ, उनकी जंग के साथ सारे लोग साथ शामिल हैं। दूसरी रही आपने बात, अमेरिका ने कहा था कि इसराइल से कि इतनी लड़ाई नहीं लड़ सकता लंबी। बात ठीक है दोनों फौजों के लिए भी, कि असला तोपें तो रह जाती है, मगर खाली तोपों का क्या होता है? कुछ भी नहीं, लोहे का टुकड़ा है वो। उसके लिए रसद चाहिए, उसके लिए बारूद चाहिए, उसके लिए जो जिसको आर्मामेंट एम्यूनिशन कहते हैं वो चाहिए। बिना एम्यूनिशन के आर्मामेंट जंग खाई हुई तोपें हैं ये। तो एम्यूनिशन, तो अगर कोई कहते हैं कि मशीन गन में 1 सेकंड में 50 गोलियां चलती है, 1 मिनट में 300 गोलियां चलती है, तो गोलियां तो कहीं से आनी पड़ेगी ना। अब एक एक चुन के 1 घंटे में गोली मारेंगे तो लड़ाई थोड़ी ले जाती है। ये जो डेप्थ ऑफ वेपनरी थी दोनों देशों के लिए, वो उसकी मियाद पूरी हो चुकी है। अभी दोनों ही फौजें एक तरीके से मोहताज है कि वेस्ट से और ईस्ट से कैसे उनके पास आती है सामान। और उस मामले में क्योंकि आंखों के सामने, नाक के नीचे हमास ने इतना सारा असला जमा कर लिया था, इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस जमा कर ली थी, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली थी सुरंगों में या कहीं पर भी, तो हमास तो शायद ले आएगा। लैंड रूट भी है, सुरंगें भी है। इसराइल को वेस्ट से मदद लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन है, मगर मशीन गन के लिए तो चाहिए ना। उसमें तांबा लगता है, उसमें पीतल लगता है, उसमें रांगा लगता है, वो तो आता ही है। वो अमेरिका की मशीन से आ सकता है, ईयू की मशीन से आ सकता है, और किसी जगह से कहां से खरीदेगा इसराइल? तो ये जो डेप्थ ऑफ का जो असला था, वो उसमें बहुत स्ट्रेन आ रहा है। और तभी आप देखिए हर रोज कोई ना कोई अमरीकी तेल अवीव में होता है आजकल, क्योंकि जेरूसलम में तो नाम मात्र के हैं, असला जो इनके है सरकार का ताम जाम, वो तो तेल अवीव में ही है। तो तेल अवीव में आज बाइडेन आ रहे हैं, कल बिडेन आ रहे हैं, परसों जनरल आ रहे हैं, फिर कोई आ रहा है, हर रोज कोई ना कोई, और कोई नहीं तो मिलिट्री एडवाइजर्स आ रहे हैं, आ ही रहे हैं, लगातार असेस कर रहे हैं, तामीद कर रहे हैं और हौसला भी बढ़ा रहे करो। तो इससे बात साफ है कि इजराइल का हौसला अब हल्के 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 पस्त होना शुरू हो गया है। तभी मैं कुछ हक से कह रहा था, बड़े दिन को 4 दिन ही रह गए हैं, कि शायद बड़े दिन तक कुछ बात बने। जी, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप जंग को कवर करने का तजुर्बा आपका है, कई जंगें आपने कवर की हैं। अब जब ये जंग बढ़ने के बहुत साफ-साफ इशारे हैं, असरात नज़र आने लगे हैं, पूरी दुनिया पर असरात अब हो सकता है हफ्ते 10 दिन में ज़्यादा नज़र आएँ, जबकि हूथियों ने बाब-अल मंदब तकरीबन बंद कर दिया है। इज़राइल जहाज़ आने-जाने बंद हो गए हैं। कम से कम 3 बड़ी जो कंटेनर कैरी करने वाली कंपनियां हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में सामान लाती ले जाती हैं, उन्होंने उस रास्ते से जाना अपना मुलतवी कर दिया, कैंसिल कर दिया है। और उधर से हिजबुल्लाह के लगातार हमले जारी हैं। उधर सीरिया और इराक में भी अमरीकी मिशन उस पर हमले होते हैं, फौजी ठिकानों पर। ये जो हूथियों वाला कैरेक्टर सामने आया है, एक बहुत ही मजबूत, और वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हम जब तक गाजा का सीज खत्म नहीं होगा, जब तक वहां पर इंसानी जरूरत की चीजें नहीं पहुंचेंगी, हम यहां से नहीं गुजरने देंगे कोई भी जहाज आने या जाने वाला। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये किस तरफ लेकर के जाएगा? ये चीज हमने हिंदुस्तान ने एक तरीके से देखी जाए तो 71 में हमने देखी थी कि हमारे रसद के रास्ते बंद करने की कोशिश की जा रही थी। जंगी बेड़ा अमेरिका ने भेजा था, ईस्ट जो बे ऑफ बंगाल है उसमें हिंदुस्तानी जहाजों का आने जाने में फिर टोटल दिक्कत आ रही थी। अब मलाया का जो स्टेट्स है, जो इंडोनेशिया और मलेशिया और सिंगापुर
में जहाज़ों का रास्ता साफ करता है, वहाँ पे प्रेशर आ रहा था। तो समुद्री रास्तों के ऊपर, पैसेज के ऊपर ज़रा भी नब्ज़ पकड़ी जाए, और नब्ज़ है एक तरीके से, तो वहाँ पे नब्ज़ पकड़ी जाए तो इमीडिएटली असर पूरी दुनिया पे होता है। अभी दाम ऑलरेडी प्रेशर चीज़ों के, तेल के, गेहूँ के, गंदम के दामों के ऊपर दुनिया भर में अब हलबली सी मच रही है, जिसमें इसका मतलब है कि इकोनॉमी में हलचल मचेगी। इंटरनेशनल जो जो इनके अड्डे हैं जहाँ पर अदल-बदल होती है, जैसे हमारा दलाल स्ट्रीट है, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उन पे उसकी इस लड़ाई की जो अब तक कम हरकत थी, इसकी रंबलिंग वहाँ पे कम थी। जो कम्युनिटी बोर्ड्स हैं और कैश और स्टॉक्स एंड शेयर्स के बोर्ड्स हैं, उनके ऊपर अब असर होना शुरू हो गया है। और आपने ठीक ही कहा था, दुनिया की बड़े-बड़े शिपिंग हस्तियाँ, जापान की, कोरिया की, यूरोप की, उन्होंने अपने जहाज़ों के ऊपर, वे तो लंबे रूट से भेज रहे हैं, सब बात बाईपास करते हुए साउथ अफ्रीका का जो 500 साल पुराना रूट है, या उससे भेजने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ना ही भेजें। जो जिसमें माल कम है, पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होगा, नुकसान कम होगा, उन चीज़ों को उनका जाना क्यों दो? क्यों बेकार में लो? हूथीज़ भी बहुत कट्टर हैं, हथियार है उनके पास, ट्रेनिंग है, और और मरता क्या नहीं करता। अगर वो ये नहीं करेंगे तो अगले विक्टिम वो है फिर। अच्छा, अब मैं एक चीज़ जो समझना चाहता हूँ वो ये कि देखिए ये जो मीडिया प्रोपेगेंडा होता है उसमें टर्मिनोलॉजी का खेल बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल हम आप देखते हैं कि कॉमा लगा करके कुछ भी लगा दिया और एक तरह से ज़हर आलूद जिसे कहा जा सकता है इन्फेक्टेड खबरें पहुंचती हैं। तो जिन लोगों को अब तक वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न सरकारें, इज़राइल, अमेरिका टेररिस्ट कहती रही हैं, बागी कहती रही हैं, रिबल्स कहती रही हैं, क्या इस जंग के आखिर में ये सारी ताकतें लेजिटिमेट होने वाली हैं? इन सबको कबूल किया जाएगा दुनिया में, या ये प्रोपेगंडेबाजी अब उसके आगे भी चल पाएगी? जब ये ताकत ऐसी है कि पूरी दुनिया पर असर डाल रही है, इनसे इससे कौन इनकार कर पाएगा? देखिए, हमने शुरू से जब आज की बात जब शुरू की थी, तो बताया था कि लंदन में, यूरोप में और अमेरिका में किस तरीके से एजिटेशन इज़राइल के खिलाफ फैल रहा है। तो यकीनन वो बीबीसी को तो देख के नहीं आ रहा है, एसोसिएटेड प्रेस को देख के नहीं आ रहा है, और वो इज़राइल की पोस्ट को देख के भी नहीं आ रहा है। इन्फॉर्मेशन सीएनएन से जा रही है, इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर जा रही है, इन्फॉर्मेशन आपकी चैनल से जा रही है, और आपके जैसे बीसीओ चैनल हर जुबान में हैं। तो आज की तारीख में ऐसे हम लोग खुद ही, हम गोदी में जाके उनके मुंह के नीचे, उनके कान के अंदर ही उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी खबरें, हम गोदी मीडिया से, टाइम्स नाउ से थोड़ी ले रहे हैं। बिल्कुल। हमारी खबरें आपके थ्रू आ रही हैं, रवीश के थ्रू आ रही हैं, बाकी लोगों के थ्रू आ रही हैं, बीसीओ हमारे दोस्त हैं जो हमको सच्चाई बता रहे हैं। तो ये बात बाकी देशों के ऊपर भी लागू होती है, और इस वास्ते अब वो पुरानी लेबलिंग करना कि फलां के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और उसको करते रहना, करते रहना, करते रहना, जब तक लोगों को सच लगने लगे। आज की तारीख में एक जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द मीडिया हो गया है, उसमें हमारा गोदी मीडिया या उनका गोदी मीडिया, दोनों एक तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, कुछ हद तक नपुंसक हो चुके हैं। उनका एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू तो बरकरार रह सकता है, उनकी औकात, उन पे यकीन, वो तो चले-चले काफ़ी अरसा हो गया है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब। मैं चलते-चलते एक छोटा-सा तजुर्बा अपने दर्शकों को बता दूं, और क्लोजिंग में आप भी कुछ और कहना चाहे तो कहिए। 2006 जब जंग हो रही थी हिजबुल्लाह इजराइल की, मैं इत्तेफाक से लंदन में था और एक किसी थिंक टैंक में एक मीटिंग थी बहुत ही अहम, जिसमें अमेरिकन और ब्रिटिश काफी सीनियर लोग मौजूद थे, और ये कहने की कोशिश की जा रही थी कि हिजबुल्लाह को जो हथियार दिए जा रहे हैं ईरान के जरिए,
वो बिल्कुल गैर कानूनी है, इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। मैंने उनसे एक सवाल किया कि भाई जंग हो रही है, दो पार्टियां हैं, एक पार्टी को हथियार देने वाले आप इजराइल को हथियार देने वाले सही और हिजबुल्लाह को हथियार देने वाले गलत, ये कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, वो तो नॉन स्टेट एक्टर है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें वो कहते रहे। लेकिन क्या वो दुनिया के सामने, मिसाल के तौर पे हमास की सरकार इलेक्टेड सरकार है, उसको ये लोग सरकार ना माने, रिकॉग्नाइज ना करें और उसको नॉन स्टेट एक्टर कहते रहें, लेकिन जमीनी हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। उस वक्त हिजबुल्लाह ने इजराइल को मात दी और अब हमास ने, अब ये स्टेट नॉन स्टेट एक्टर कहकर के तमाशा करते रहे दुनिया के सामने, इससे कुछ बनता नहीं है। कोई क्लोजिंग अगर आप कुछ रिमार्क्स देना चाहें, कुछ बताना चाहें तो? हर गोली को अगर आप एग्जामिन करेंगे तो कहाँ बनी, बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। 100 में से 75 गोलियां अमेरिका में बनी है। किस रूट से, किस, ज्यादातर इजराइल को गई है, मगर कुछ फिलिस्तीनियों के पास भी आई हैं, क्योंकि थर्ड कंट्रीज हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। पुराने जमाने में साउथ अफ्रीका बेचता खरीदता था, इजराइल बेचता खरीदता था, अरब देश बेचता खरीदते थे। यहाँ पर रशिया इंडिया को ऑफिशियल मदद देता था, मगर रशियन एम्यूनिशन वाया चाइना पाकिस्तान के पास भी आते थे। तो गोलियां कहाँ बन रही हैं, बारूद कहाँ बन रहा है, इसके ऊपर नजर कमी रखी जाए तो ठीक है, क्योंकि हर घर में तो बन नहीं सकता ये। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आ गई है सर, वो ये कि इतना उसकी पूरी मिकदार बताई थी, हजारों टन एम्यूनिशन अमेरिका से आ चुका, और उसका एक रेशो बताया था कि हर 100 फिलिस्तीनी लोगों पर एक बम अमेरिका से बना हुआ इस्तेमाल हो चुका है। यानी इस हद तक एम्यूनिशन अमेरिका से आया है और मुसलसल चल रहा है। स्टैटिस्टिक्स तो आप जानते ही हैं। अब आज की तारीख में कहा जा रहा है हिरोशिमा, नागासाकी और यूरोप के सारे बम बारूद मिला के जितने धमाका हो सकता है इजराइल कर चुका है, एक तरीके से देखा जाए। जी 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 जी, बेशक बेशक। बहरहाल इंसानियत का दिल रखने वाले लोग फिलिस्तीनियों के साथ हैं, जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं मुसलसल, और जालिम और मजलूम का फर्क हमें हमेशा रखना चाहिए, और उसमें ना कोई मजहब, ना कोई बाउंड्री, ना कोई मुल्क, हमें मजलूम के साथ रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि इंसानियत इसी में छुपी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।